बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर नेक्स्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। हमने फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर की जो डेफिनेशन थी अपने प्रीवियस डिसऑर्डर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि फीडिंग एंड ईटिंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर आपको कौन से या किस टाइप के डिसऑर्डर्स मिलेंगे। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि फीडिंग एंड ईटिंग से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होंगे वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे आपके पास। तो सबसे पहले हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन को कि ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर होते कौन से हैं। एन ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर रेफर टू एन रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर कंडीशंस रिलेटेड टू eating and food consumption. These disorders often involve disturbance in the way individual perceive, interact with food, which can have serious physical, emotional and social consequences. अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पेशेंट या फिर जो भी इंसान है, जो भी इंडिविजुअल है, उसको दो जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। या तो वो फूड को परसीव उस तरीके से नहीं कर रहा जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन करता है, या फिर उसका जो इंटरेक्शन हो रहा है फूड के साथ वो मतलब नॉर्मल वे में नहीं हो रहा। ठीक है, दोनों चीज़ों में उसको प्रॉब्लम आ सकती हैं आपके पास, दोनों चीज़ों में उसको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। वो डिस्टर्ब हो सकता है, इसकी वजह से उसको सीरियस फिजिकल, इमोशनल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने इसके फर्स्ट जो टाइप थी हमने उसको डिस्कस कर चुके थे, पाइका को। आज हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टाइप को या नेक्स्ट डिसऑर्डर को, जिसका नाम है रूमिनेशन डिसऑर्डर। इसकी डेफिनेशन की डिटेल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। चलते हैं अपने डिसऑर्डर की तरफ, जिसका नाम है जी रूमिनेशन डिसऑर्डर। रूमिनेशन डिसऑर्डर आपको ये पिक्चर में जो बच्चा नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप देखते हो तो ये देखें, ये इस चीज़ को क्या कर रहा है। अगर उसकी मदर उसको फीड करवा रही हैं तो वो उसको दोबारा से वापस लेकर आ रहा है, यानी जिसको वॉमिट हम कह सकते हैं ना, वॉमिट करना। ठीक है, बाइट करना, रीस्वेल करना, ये चीज़ें आती हैं रूमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर। व्हाट इज़ रूमिनेशन डिसऑर्डर ये देखेंगे, इसके अलावा इसके काजेज़ देखेंगे, प्रेवलेंस देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। अब ये ऐसा क्यों करता है, इसके रीज़न्स भी हम लोग देखेंगे, और इसमें ऐसा किस लिए होता है और किस लेवल तक होता है। ठीक है, इसकी सीवियरनेस किस लेवल तक जा सकती है और इसको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो रूमिनेशन डिसऑर्डर या रूमिनेशन सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन या ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो इंसान होता है, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और सेंसिबल इंसान या अडल्ट या उससे बड़ा, या फिर आप कह सकते हैं कि मिडल, हर एज का जो इंडिविजुअल है ना वो इस डिसऑर्डर के अंदर फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग कि रिपीटेड एंड अनइंटेंशनली स्पिट आउट करते हैं। अब यहाँ पे स्पिट आउट क्या करेंगे, अनइंटेंशनली। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्पिट आउट करेंगे जो वो चीज़ खा रहे हैं। क्यों करेंगे, उसके पीछे उनकी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगी, वो रीज़न आगे हम डिस्कस करते हैं। अनडाइजेस्टेड और पार्टिकुलरली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक रीच यू इट एंड देन ईदर रीस्वेल और स्पीट इट आउट। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। एक तो ये कि जो इंडिविजुअल आपके पास आया है इस प्रॉब्लम के साथ, उसने क्या है, उसने खाना खाया है। ठीक है, उसके बाद इसको स्पीट आउट कर दिया। ठीक है, उसको बाहर लेके आया वॉमिट की सूरत में, और आपके पास यहाँ से अब उसने खाना खाया, अब उसने वॉमिट किया। अब या तो वो वॉमिट को स्पिट आउट कर देगा या फिर उस वॉमिट को दोबारा से निगल लेगा। ठीक है, रीच्यू कर देगा, दोबारा से खाएगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी रूमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर, जिसमें आपको मिलेगी रिपीटेशन किस चीज़ की, दोबारा से बार बार चीज़ों को, अनडाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड फूड भी इवन होगी ना तो उसको बाहर लेकर आएगा वॉमिट की सूरत में, और दोबारा से उसको निकलेगा या फिर स्पिट आउट कर देगा। इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो इंडिविजुअल क्या आपके पास किस बेस पर या किस कंडीशन में आया है। इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स इसके जो हैं वो आपके पास देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स में आपके पास चाइल्डहुड ट्रॉमास आ सकते हैं, चाइल्डहुड में निगलेक्शन आ सकती है, लैक ऑफ स्टिमुलेशन आ सकती है। अब इसमें यहाँ पे आप देखो कि ऐसा कौन करता है कि आप अगर छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम खाना कर खिला रहे होते हैं या फीड करा रहे होते हैं, तो अगर वो इस तरह का काम करता है, बहुत छोटा नहीं, एक लाइक 2 to 3 years का बच्चा जो होता है, वो अगर ऐसा काम करता है, तो एज बीइंग अ मदर, बीइंग अ आप जो भी उसका होता है गाइडेंस, वो क्या करेगा, वो उसको डांटेगा कि ये गंदे काम नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे ऐसे काम नहीं करो।
तो ये चीज़ हम लोग बचपन से बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपने किस तरह का बिहेवियर शो करना है और किस तरह का बिहेवियर शो नहीं करना। अब यहाँ पे इसको कंडीशन क्या होती है इसके एनवायरनमेंट में, या तो उसके जो आपके पास जो उसका गाइडेंस फिगर था, उसने उस चीज़ को नहीं सिखाया, उसके बिहेवियर की जो आपके पास लर्निंग थी उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई है, या फिर उसको निग्लेक्शन का सामना रहा है चाइल्डहुड के अंदर, या फिर उसको कोई स्ट्रेस है जिसकी वज़ह से वो ऐसा कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ अगर हम सोचें ना, तो इन चीज़ों का कोई लिंक नहीं बनता। अगर किसी बंदे को स्ट्रेस है तो वो कोई और भी काम कर सकता है, लेकिन वो इस तरह के काम करेगा। क्यों? क्योंकि हर बंदे की अपनी वो थिंकिंग होती है और उस लिहाज से वो कहता है कि अगर मैं इस कंडीशन में ऐसा काम करता हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है, मुझे स्ट्रेस से रिलीज़ होता है। तो हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है। हर जो पेशेंट आपके पास आएगा एक यूनिक थिंकिंग के साथ आएगा, ठीक है? उसके पीछे कोई ना कोई थॉट्स होंगे उसके, उन थॉट्स में प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ आप उनको, उनके जो थॉट्स हैं उनको चेंज करेंगे और फिर वो इंसान जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास आ सकती हैं जी साइको सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर लैक ऑफ स्टिमुलेशन आ सकती है, निग्लेक्शन आ सकती है, स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन आ सकती है। इसके अलावा आपके पास बच्चे को देखने मिल सकते हैं जो पेरेंट्स की रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जिनकी वजह से बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स जो उसको यंग एज में देखने को मिल सकते हैं, या फिर किसी भी एज में उसको अगर कोई भी स्ट्रेस हुआ है तो उसकी वजह से वो ये कंडीशन उसके ऊपर आ सकती है। प्रेवलेंस की बात करें तो आपके पास रुमिनेशन डिसऑर्डर का जो डाटा है वो बहुत ही इंक्लूसिव है, बट ये जो है वो बहुत कॉमन पाया जाता है कुछ ग्रुप्स के अंदर, और उसमें इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसमें आपके पास लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, अपनी एज के लिहाज से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे होते, वो इस काबिल नहीं होते। मतलब अगर दो दोस्त हैं एक एज जैसे हैं, ठीक है, एज फेलो हैं, तो उनमें से जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है वो प्रॉपरली जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, उसमें वो एबिलिटीज़ नहीं होंगी जो कि एक नॉर्मल बच्चे में होती हैं। तो ये आपको देखने को मिल सकता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसऑर्डर के साथ ये जो है आपको देखने को मिल सकती है कंडीशन, एज अ कंडीशन भी देखने को मिल सकती है और एज अ सिम्टम भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एज अ डिसऑर्डर भी आपको देखने को मिल सकती है। मैंने डिसऑर्डर और सिम्टम्स और दूसरे डिसऑर्डर के अंदर जब ये सिम्टम के साथ अटैच होती हैं तो किस तरह से आपने इनको डायग्नोज करना है, ये सब मैं ऑलरेडी प्रीवियस जो मेरी वीडियोस थी उनमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। चलते हैं इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ। तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है रिपीटेटेड रिग्रेटेशन ऑफ फूड ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ। अब यहाँ पे आपको ड्यूरेशन आ गया। अगर ये सिम्टम हुई तो वहाँ पे आपको ड्यूरेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास ये एक पूरा डिसऑर्डर है, एक पूरी डिसऑर्डर की फॉर्म में आ रहा है, तो आपको कम से कम पेशेंट जो है वो क्लेम करेगा कि उसको 1 मंथ से ये प्रॉब्लम चल रही है, या फिर उसके जो भी ऑब्जर्वर हैं या जो भी उसके गाइडेंस है, जो भी उसका जो गाइडिंग फिगर है, वो आपको इस चीज़ को बताएगा कि एटलीस्ट 1 मंथ या 1 मंथ से ज़्यादा हो गया इसको, ये जो कंडीशन है या ये जो बिहेवियर है ये शो कर रहा है, जिसमें वो रीचू कर रहा है, रीस्वेल कर रहा है या स्पीड आउट कर रहा है खुराक को बार बार। अब यहाँ पे आपने यही जो इसका क्राइटेरिया है, इसकी बेस पे आप इसको डायग्नोज कर सकते हो। आगे जितने भी क्राइटेरियाज हैं उसमें आपने इसको डिफरेंशिएट करना है दूसरे डिसऑर्डर के साथ और देखना है कि पेशेंट को कोई और डिसऑर्डर हो। फॉर एग्जांपल, द रिपीटेड रिग्रेशन इज नॉट अट्रिब्यूटेबल टू एन एसोसिएटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और अदर मेडिकल कंडीशन। अब यहाँ पे आपने देख लेना है कि इसको कोई और दूसरी मेडिकल कंडीशन ना हो, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ना हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशंस कोई ना हो, ठीक है, जैसे कि हो सकता है गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स हो सकता है या पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो गैस्ट्रो एसोफेगस या एसोफेगल रिफ्लक्स होता है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इसको GORD भी कहते हैं इन शॉर्ट। और इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो आपके पास एसोफेगस के रिंग टाइप जो मसल्स होते हैं बिल्कुल एट द बॉटम, जहाँ से एसोफेगस हमारी जो है वो कनेक्ट हो रही होती है स्टमक के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टमक था, ठीक है, स्टमक जैसा भी बना आपने इसको इग्नोर करना। अब ये जो मसल्स हैं जहाँ पे एसोफेगस जो है वो स्टमक के साथ कनेक्ट हो रही है, इसके अंदर क्या आएगा, इसके इन मसल्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी। इन मसल्स के अंदर जो है वो ये बहुत ज़्यादा थिन हो सकते हैं, ठीक है, इनमें प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से जो स्टमक का एसिड होगा वो दोबारा से एसोफेगस के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी और जो पर्सन है वो बार बार वॉमिट करेगा, और वॉमिट जो
इस तरह का बिहेवियर है वो शो कर सकता है एसोफेगल रिफ्लैक्स के अंदर, ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लैक्स के अंदर। इसके अलावा पाइलोरिक स्टेनोसिस में आपके पास भी ये देखने को मिल सकता है। आप पाइलोरिक स्टेनोसिस या में जो पाइलोरस मसल्स होते हैं, पाइलोरस मसल्स आपके पास यहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे हमारा जो स्टमक है वो आगे इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। तो ये जो मसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, या फिर ये स्वेल हो जाते हैं। अब यहाँ इनकी रीज़न तो नहीं इनको पता होता, लेकिन इस कंडीशन में भी आपको रुमिनेशन की जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पेशेंट को कोई और मेडिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकल कंडीशन ना हो, और उसके बाद आपने इनके अलावा आपने ये भी देख लेना है कि पेशेंट को कोई और ईटिंग डिसऑर्डर ना हो जिसमें आपके पास एनोरेक्सिया आ जाता है। एनोरेक्सिया में हम जाकर डिस्कस करेंगे कि क्यों वो वॉमिट करते हैं, क्यों वो ऐसी जो है वो सिचुएशन लेकर आते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। आगे हम एनोरेक्सिया जब डिस्कस करेंगे आपने देख लेना है कि बुलिमिया निरोसा ना हो। इसके अलावा बिंज ईटिंग और इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो जिसमें आपको जो है वो इस तरह की कंडीशन देखने को मिले जिसमें वॉमिट, जो पेशेंट है वो बार बार वॉमिटिंग की कंडीशन उसके ऊपर आए। और इसके बाद आपने चेक कर लेना कि कोई और मेंटल डिसऑर्डर ना हो, और कोई और मेंटल डिसऑर्डर होता है तो फिर आपने उसको कोमॉर्बिड करना है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये एज अ सिम्टम भी आपको दूसरे डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिल सकती है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा न्यूरो डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर्स में भी ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके, आपके पास आ जाता है स्पेसिफायर्स। तो इन रिमिशन, रिमिशन में क्या है कि ऑलरेडी आपने पेशेंट को डायग्नोस कर दिया। डायग्नोस नहीं मतलब पेशेंट का पूरा जो क्राइटेरिया उसने बताया है वो पूरे का पूरा रूमिनेशन डिसऑर्डर के साथ मैच हो गया है। एंड देन फॉर टाइम पीरियड या फिर सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो क्राइटेरिया फुली मैच नहीं हो रहा, तो आप उस कंडीशन में इसको स्पेसिफाई करेंगे इन रिमिशन। ट्रीटमेंट में बात करें तो यहाँ पे बच्चों की या फिर बड़ों की जो भी इस कंडीशन के साथ आता है आपके पास, जो भी इस डिसऑर्डर के साथ आपके पास क्लाइंट आता है, उसकी साइकोथेरेपी की जाती है, उसको डिफरेंट टेक्निक्स दी जाती हैं। साइकोथेरेपी के अलावा इसमें जो स्पेसिफिक आप यूज़ कर सकते हो कुछ थेरेपीज़, फॉर एग्जांपल जैसे कि हैबिट रिवर्स बिहेवियर थेरेपी हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बात की थी कि बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रहा है, बिहेवियर जो है उसका वो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, वो जो एक नॉर्मल पर्सन का बिहेवियर होता है ईटिंग से रिलेटेड वो शो नहीं कर पा रहा, तो आप उसको जो है वो हैबिट रिवर्स बिहेवियर थेरेपी यूज़ करवा कर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो भी आपके पास जो अटेंडेंट है वो आपको कोई भी थेरेपी यूज़ करवा सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी है। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स दी जाती हैं पेशेंट को कि वो किस तरह से अपने इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, किस तरह से इस बिहेवियर को जो है वो अपने इन बिहेवियर के पीछे जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता है और किस तरह से उनको चेंज कर सकता है। आप इसमें सीबीटी भी यूज़ कर सकते हो, और डिफरेंट आप इसमें टेक्निक्स यूज़ करके डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ करके पेशेंट को जो है वो बेसिक उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो बेसिकली साइकोथेरेपी और टेक्निक्स पे बेस कर रहा होता है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने रूमिनेशन डिसऑर्डर को डिस्कस किया, उसके ट्रीटमेंट को, उसके डायग्नोसिस को, उसकी डेफिनेशन को, एंड एट द एंड हमने उसके ट्रीटमेंट पे भी बात की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिसऑर्डर के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।